हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10,000 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 30, जिसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये पूरी सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक जरूर देखना है। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसमें जीके जीएस के, उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही में अगर हम बात करते हैं कि जितने भी पीवाईक्यूज उन सभी का डिस्कशन इस पूरी सीरीज में होने वाला है। अब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा इस पूरी सीरीज में वो हम जान लेते हैं। तो देखिए, ये है आपका 10,000 क्वेश्चन का जीके जीएस का एमसीक्यू बैच, जो कि कंप्लीटली रवि सर के नोट्स यहाँ पर है। इसमें आपको जीके जीएस का पूरा सिलेबस मिलेगा। साथ ही में कैसे आप जीके जीएस को करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हो वो भी आप यहाँ पर समझोगे। सभी पीवाईक्यूज का डिस्कशन भी होगा एंड साथ ही में आपके एग्जाम में 95% से ज्यादा क्वेश्चंस आपको इन्हीं नोट्स और इन्हीं वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। अब दो फीचर्स यहाँ पर ये हैं, अगर आपको ये सभी वीडियोस को फ्री में एक्सेस करना है तो आपको विजिट करना होगा हमारे चैनल दैट इज करंट अफेयर्स बाय रवि पर। लेकिन अगर आपको वीडियोस के साथ साथ इनके पीडीएफ नोट्स, साथ ही में अनलिमिटेड टेस्ट को अटेम्प्ट करना है बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, आप पूरी वीडियो को वन गो में फिनिश करना चाहते हो एंड साथ ही में रिकॉर्डेड वीडियोस को देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप, इसको इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन पे क्लासेस मिलेंगी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। सभी सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कंटेंट होगा एंड साथ ही में सभी पीवाईक्यूज का डिस्कशन भी होगा और बेसिक से लेके हाई लेवल के सभी क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चंस यहाँ पे बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहने वाले हैं, राइट। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना है एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। तो आप शुरू करते हैं लेक्चर को, डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, प्राचीन काल में किसी भी व्यक्ति को किसी वस्तु के साथ में तोला जाता था और उस वस्तु के बराबर वजन दान के रूप में दिया जाता था। इस प्रथा को क्या कहते थे? तो इसी प्रथा को यहाँ पे कहा जाता था किस नाम से? दैट इज तुला भारा के नाम से। तो तुला भारा में क्या होता था, पर्सन जितने वेट का है उसको उसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें उतने ही वजन का तोल के उसको सोना या फिर कोई भी चीज देते थे, तो उसी को कहते थे यहाँ पे तुला भारा। तो तुला भारा एक प्राचीन हिंदू प्रथा है जिसमें किसी भी व्यक्ति को किसी वस्तु जैसे कि सोना, अनाज, फल या कोई भी वस्तु हो सकती थी, उसके साथ में तोलते थे और उस वस्तु के बराबर वजन को दान के रूप में उसको दिया जाता था और इसी को कहते थे क्या? दैट इज तुला भारा, राइट। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जल्लीकट्टू की, तो ये तो हम सभी जानते हैं। ये एक यहाँ पे एक पारंपरिक घटना है जिसमें कि एक बैल वगैरह जो होते हैं ना, तो भीड़ छोड़ दी जाती है पीछे, तो फिर वो उसको पकड़ते हैं। इस टाइप से कुछ ये पूरी फेस्टिवल होता है जल्लीकट्टू। एंड पुली कली की बात करें तो पुली कली भी एक तरीके से केरल जो हमारा स्टेट है केरला, तो उसी का एक लोक कला में से एक है। और थिमिती की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत में मूलतः एक हिंदू त्योहार है, ठीक है। तो इसमें हमने सभी ऑप्शन को डिस्कस कर लिया है, लेकिन अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की तो ये हो जाएगा तुला भारा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जानते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो कौशल की बात करें, उत्तर भारत का प्राचीन राज्य जो कि साधारणतः अवध का जो ऐतिहासिक क्षेत्र है उसके अनुरूप है और इसे अब दक्षिण मध्य उत्तर प्रदेश के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो अवध रिलेट करना है किससे? इसको रिलेट करना है कौशल से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, मौर्य शासन काल के दौरान में कर्नाटक में निम्न में से किस प्रांत को सोने की खान का केंद्र माना जाता था? तो सोने की खान का एक केंद्र या फिर हब, यानी कि ड्यूरिंग द मौर्यन रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस वर कंसिडर्ड एज द गोल्ड माइन हब इन द कर्नाटका? तो ये हम लोग जानते थे किसको? स्वर्णगिरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मौर्य साम्राज्य की दक्षिणी सीमा में जो स्वर्णगिरी है उसी को ही सोने का एक हब हम लोग जानते थे और इसे कर्नाटक में सोने के खान का केंद्र यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। तो याद रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्वर्णगिरी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, किस भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्रों के साथ में अपने सिक्के यहाँ पे जारी किए थे? तो अगर हम बात करते हैं कि कौन सी नेटिव इंडियन डायनेस्टी ने इशू किए थे कॉइन्स विद पोर्ट्रेट्स ऑफ देयर रूलर्स ऑन देम, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सतवाहना की, यानी कि सतवाहन डायनेस्टी की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी की।
तो सतवाहंस की अगर हम बात करें, जिन्हें पुराणों में आंध्र भी कहते थे, दक्कन क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन भारतीय राजवंश था। और इसके संस्थापक अगर हम बात करें, सतवाहन वंश के संस्थापक, तो ये कहे जाते थे सिमुक। ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे क्या जारी किए थे? सिक्के जारी किए थे, जिनपे कि उनका जो है और उनके शासक के यहाँ पे चित्र और फोटो बने रहे। तो आपको ध्यान रखना है किसके बारे में? सतवाहन डायनेस्टी के बारे में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, भारत के निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो अगर हम बात करें, मुगल शासकों में से किसने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहली फैक्ट्री ये स्टैब्लिशमेंट करने की जो अनुमति दी थी, वो दी थी जहांगीर ने। यानी कि मुगल सम्राट थे जहांगीर, उन्होंने ही यहाँ पे अंग्रेजों को सूरत में पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति यहाँ पर दी थी। और ये हम लोग बात कर रहे अराउंड 1613 की ये बात कर रहे हैं, जब इन्हें ये जो परमिशन थी वो यहाँ पे दी गई थी। और उस समय पे जो कैप्टन विलियम हॉकिंस और बाद में सर थॉमस रो के प्रयासों के बाद ही पुर्तगालियों को हराकर अंग्रेजी नौसेना की ताकत बढ़ी और मुगल दरबार में व्यापारिक फरमान हासिल करके इन्होंने यहाँ पे अपना कारोबार, अपना जो ये कारखाना था, इसकी शुरुआत यहाँ पे करी थी। तो मुगल सम्राट कौन सा होगा? यहाँ पे जहांगीर। फिर आपका क्वेश्चन होगा, जब भारत का राष्ट्रपति किसी विधेयक, धन विधेयक या फिर संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अनिश्चित काल के लिए लंबित रखता है, तो उसे क्या कहते हैं? मतलब प्रेसिडेंट की बात करें तो उनके पास ना डिफरेंट डिफरेंट विटोस की पावर होती है, लेकिन अगर भारत का राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखते हैं या फिर अपने पास रखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? एंड यहाँ पे एक्सेप्शन है, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर। तो उस कंडीशन में इसको कहते हैं पॉकेट विटो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो पॉकेट विटो वह शब्द है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब भारतीय राष्ट्रपति किसी कानून को अनिश्चित काल के लिए विलंबित रखते हैं। और पॉकेट विटो एक प्रकार की विधायी तकनीक है जो राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक पर वास्तव में कार्यवाही किए बिना वीटो करने की अनुमति यहाँ पर देता है। ठीक है। तो याद रहेगा आपको इसमें ऑप्शन नंबर ए के बारे में, दैट इज पॉकेट विटो। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो अगर हम बात करें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, जिसको कि अगर हम बात करें आउट ऑफ दीज ऑप्शन, तो उन्हें यहाँ पे संसद में मतदान का अधिकार नहीं प्राप्त है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, बात करें अटॉर्नी जनरल की, तो ये कैबिनेट के मेंबर नहीं होते हैं। ही हैज अ राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट इन इंडिया, तो ये यहाँ पे सुनवाई का अधिकार उनको प्राप्त होता है, लेकिन ये उसमें मतदान नहीं कर सकते हैं। हाँ, उनके पास बोलने का अधिकार होता है संसद में, लेकिन मतदान का अधिकार इनके पास नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, पल्लव वंश के किन राजाओं ने संस्कृत नाटक भी लिखे थे? तो अगर हम बात करें कौन से किंग थे ऑफ द पल्लव डायनेस्टी हु रोट्स द संस्कृत प्लेस, तो इसमें यहाँ पे आंसर होगा महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो पल्लव राजा रह चुके हैं राजा महेंद्र वर्मन प्रथम। इन्होंने ही संस्कृत में नाटक लिखे, जिनमें जो अगर हम बात करें मत विलास प्रहसन और भगवद जुकियम करके एक था, वो काफी प्रमुख थे। और इस संस्कृत लैंग्वेज में उन्होंने ये पूरे नाटक यहाँ पर लिखे थे। तो याद रखना है आपको महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में। और इनका शासन काल की अगर हम बात करें तो लगभग इसमें 600 से लेके 630 ईस्वी के बीच में इनका पूरा शासन काल था। और इनका नाम आपको ध्यान रखना है। और वो काफी बहुमुखी मुखी शासक थे, जिन्होंने की वास्तुकला, संगीत और कविता में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन यहाँ पे किया था। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न शासकों में से किसने सैन्य तैनाती के लिए शीरी शहर का निर्माण किया था? तो अगर हम बात करें सैन्य जो यहाँ पे तैनाती है, यानी कि मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है, तो उसी के लिए सीरी शहर की जो स्थापना थी या जिसका निर्माण इन्होंने करवाया था, वो करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सैन्य तैनाती के लिए सीरी शहर का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, जो कि दिल्ली सल्तनत का दूसरा शहर था और मंगोल आक्रमणों में से राजधानी, मतलब मंगोल आक्रमणों से राजधानी की रक्षा के लिए एक मजबूत सैन्य छावनी के रूप में बनाया गया था। और इसका निर्माता कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। तो इनका नाम भी आप लोगों ने इसमें ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा
कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो सर्वोच्च यहाँ पे विधि अधिकारी यानी कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर की बात करें, तो यहाँ पे नाम आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का यानी कि भारत के महान्यायवादी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं और संविधान के अनुच्छेद नंबर 76 के तहत में राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्त यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो याद रहेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये होते हैं हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। और आर्टिकल की बात करें कि कौन से आर्टिकल में इनकी नियुक्ति होती है, तो यहाँ पे आंसर होगा आर्टिकल नंबर 76। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एंड साथ ही में काफी इंपॉर्टेंट ये पूरा यहाँ पे पोजीशन बन जाती है ऑप्शन नंबर डी के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन होगा, पिछोला झील के बीच स्थित होटल ताज लेक पैलेस किस शहर में स्थित है? तो अगर हम बात करते हैं पिछोला लेक के बीच में जो स्थित है होटल जिसका नाम है ताज लेक पैलेस, ये आपको राजस्थान का जो उदयपुर शहर है वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो पूरा होटल है अपनी शाही सुंदरता और झील के मनमोहक नज़ारों के लिए काफी प्रसिद्ध है। और ये जो है पूरा जो ये यहाँ पर खासियत इसकी ये है कि ये मेवाड़ वंश के द्वारा बनवाया गया एक महल है जो कि अब एक लग्जरी होटल के रूप में परिवर्तित हो चुका है। ठीक है, तो याद रहेगा नाम क्या है, होटल ताज लेक पैलेस, जो कि आपको राजस्थान में देखने के लिए मिलेगा और राजस्थान में भी कहाँ पर, उदयपुर में। फिर आपका क्वेश्चन होगा, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि महान्यायवादी की नियुक्ति नियुक्ति ये करते हैं कौन, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। और आर्टिकल कौन सा होगा, आर्टिकल नंबर 76। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सदन को संबोधित करने और संदेश भेजने से संबंधित है? तो विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड विद द राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउस, यानी कि सदन में भेजने के लिए जो यहाँ पे अधिकार है उससे संबंधित जो आर्टिकल होगा उसका कौन सा आर्टिकल है वो, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर होगा आर्टिकल 86 अनुच्छेद नंबर 86। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 86 वो राष्ट्रपति के सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने के लिए अधिकार से संबंधित है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें आर्टिकल नंबर 86। और इसका जो शीर्षक है ना वो ये है कि राष्ट्रपति का सदनों को अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां किसके पास निहित होती हैं? तो संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां ये निहित होती है राष्ट्रपति के पास में, यानी कि प्रेसिडेंट। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां ये निहित होती है राष्ट्रपति के पास में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना ये करी थी अलाउद्दीन बहमन शाह, जिनको कि हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और इस पूरे साम्राज्य की स्थापना होती है 1347 ईस्वी के लगभग। तो नाम याद रहेगा हसन गंगू या फिर अलाउद्दीन बहमन शाह। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, पहली जूट मिल ये किस शहर के रिसरा में स्थापित की गई थी? तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी में भी कई बार आया हुआ है, हालांकि आई थिंक मैं इसको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर हम बात करें फर्स्ट जूट मिल की, तो ये आपको कोलकाता का जो रिसरा है वहां पर ये पूरा जो ये मिल है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। 1855 में इसकी स्थापना की जाती है हुगली नदी के पास पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा कि निम्न में से कौन सा दिल्ली सल्तनत का सही क्रम है? तो दिल्ली सल्तनत का सही क्रम अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है गुलाम वंश, जिसको कि स्लेव डायनेस्टी या फिर मामूलक डायनेस्टी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले होगा गुलाम, तो ये यहाँ पे ऑप्शन कटा। उसके बाद आए थे खिलजी, तो ये कटा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे पहले आए हैं गुलाम वंश, फिर आता है खिलजी वंश, फिर आता है तुगलक वंश, फिर आता है लोधी वंश। ठीक है, बीच में सैयद भी आता है, बट अगर हम इस ऑप्शंस की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है गुलाम, खिलजी, तुगलक और लोधी के बारे में।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा और हाँ, इसमें हम इनके अगर हम इनके फाउंडर्स की बात करें तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें गुलाम वंश के संस्थापक तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के संस्थापक थे कौन? जलालुद्दीन खिलजी। वहीं बात करें तुगलक वंश के संस्थापक की तो वो थे गयासुद्दीन तुगलक। और लोदी वंश की बात करते हैं तो वो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो लोदी वंश के संस्थापक में नाम जो आएगा वो आएगा बहलोल लोदी का। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, भारत विश्व का डैश सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो अगर हम बात करें मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन या मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री तो इसमें कौन सा आएगा सबसे पहले? इंडिया सबसे ज्यादा आबादी वाला देश यहाँ पे बन चुका है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है इसमें किसके बारे में? ऑप्शन नंबर डी के बारे में। ठीक है, तो ये जो है पहला देश है भारत जो कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। और दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे किसका नाम आता है? ये आता है चाइना का। पहले चाइना हुआ करता था बट अब जो है वो हो चुका है कौन सा? दैट इज यहाँ पे इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर है? तो सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो ये यहाँ पर हो जाएगा असम का जो दिग्बोई है। ठीक है, वो सबसे पुराना तेल का कुआं आप कह सकते हो। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये एशिया का सबसे जो है बड़ा सबसे सॉरी नॉट बड़ा, सबसे पहला तेल का कुआं यहाँ यहीं पर ही खोदा गया था। ठीक है, तो याद रखना इसमें असम के बारे में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, एकमात्र चीज जो हमें प्राकृतिक संसाधनों से नहीं बल्कि सीधे पृथ्वी के बाहर से मिलती है वह क्या होती है? द ओनली थिंग विच वी डू नॉट गेट फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज बट डायरेक्टली फ्रॉम आउटसाइड द अर्थ। इसको हम किस नाम से जानेंगे? इसको हम लोग जानेंगे किसके नाम से? दैट इज एनर्जी। तो अगर हम मिनरल्स की बात करें, कोल की बात करें, नेचुरल गैसेस की बात करें तो ये सब आपको अर्थ के अंदर से देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं एनर्जी की, ऊर्जा की, तो ऊर्जा यहाँ पे ये जो है प्राकृतिक मतलब ये नेचुरली आपको जो है पृथ्वी के अंदर से नहीं मिलती है, ये उसके बाहर से आपको मिल जाती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी के बारे में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है होगा यहाँ पे कि भारत के किन राज्यों को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से हम लोग जानते हैं? तो लुढ़कती पहाड़ी के नाम से जिस राज्य को हम लोग जानते हैं तो उसमें यहाँ पे आंसर होगा किसके बारे में? दैट इज मिजोरम के बारे में। तो मिजोरम जो यहाँ पर है उसको लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि यानी कि लैंड ऑफ दी रोलिंग माउंटेन्स या फिर हिल्स के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये राज्य कई पर्वत श्रृंखलाओं, घाटियों और लुढ़कती पहाड़ियों से भरा हुआ है, इसीलिए इसी पर्पज से इसको यहाँ पे लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें मिजोरम में तो मिजोरम में 21 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो कि उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। और बीच बीच में मैदान भी है जिससे कि उबड़ खाबड़ लेकिन बहुत ही सुंदर जगह है। तो मिजोरम लैंड ऑफ रोलिंग यहाँ पे हिल्स, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि लक्षद्वीप में अधिकांश लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो अगर हम बात करते हैं कि कौन सी वो लैंग्वेज है जो जनरली लक्षद्वीप के लोग यहाँ पे बोलते हैं तो वो लोग बोलते हैं बेसिकली मलयालम लैंग्वेज को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो लक्षद्वीप में अधिकांश लोग मलयालम भाषा को बोलते हैं जो कि यहाँ की मुख्य और आधिकारिक भाषा भी है। खासकर ये केरल से काफी पास है ना, तो इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मलयालम लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस भाषा के बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है? तो which of the following languages has maximum number of speakers in the India according to the census 2011 data? तो 2011 का डेटा के अनुसार अगर हम बात करें तो हिंदी के बाद में जो बांग्ला लैंग्वेज है ना वो काफी बोली जाती है। तो हिंदी सबसे ज्यादा और बांग्ला भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, झारखंड के पूर्वी भाग में कौन सा राज्य स्थित है? तो झारखंड के अगर हम पूर्वी जो है उसकी बात करें, पूर्वी ईस्टर्न साइड में कौन सा जो है स्टेट है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है किसके बारे में? तो झारखंड, पहले आप झारखंड को लोकेट कीजिए तो ये रहा यहाँ पे झारखंड। तो इसके पूर्वी में आपको कौन सा स्टेट मिलेगा? दैट इज यहाँ पे पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा,
दिल्ली में निर्मित और निर्यातित वस्तुओं की बिक्री या प्रशासन के द्वारा मूल्य निर्धारण के लिए सेरा-ए-अदल नामक एक विशेष बाजार की स्थापना ये किसने करी थी? तो सेरा-ए-अदल नाम से जो एक विशेष बाजार था, इसकी स्थापना ये करी थी खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और इसका उद्देश्य व्यापारियों के द्वारा जमाखोरी और काला बाजारी को रोकना और कीमतों को नियंत्रित करना था। और इस बाजार में कपड़े और अन्य आयातित वस्तुओं को बेचने के लिए सख्त नियम भी यहाँ पर थे, ठीक है। और नियमों का उल्लंघन करने पे यहाँ पे दंड का प्रावधान भी दिया गया था। तो आपको ऑप्शन नंबर डी के बारे में ध्यान रखना है। यदि आप हमारी किसी भी पीडीएफ को या फिर ई-बुक को परचेज़ करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको विज़िट करना हमारी वेबसाइट पर, जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com पर। प्रिंटेड फॉर्मेट में किसी भी बुक को मंगवाने के लिए आपको जो है वेबसाइट पर विज़िट करना है बाय द नेम ऑफ www.raviditipublication.com पर। मोबाइल एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हो, जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। और डेली करंट अफेयर्स के लिए आप फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर्स बाय रवि को। और इंग्लिश मीडियम में वीडियोस को देखने के लिए आपको फॉलो करना है रवि अदिति क्लासेस को। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि रहेगा अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे ये कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनता है 12 मई को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस ही मनाया जाता है। और इसका जो इस दिवस को नामित किया था किसने? यूनाइटेड नेशंस ने, ताकि इस बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाई जा सके कि पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे भूखबनी को यहाँ पे समाप्त कर सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, तीस्ता नदी किस प्रमुख नदी प्रणाली की सहायक नदी है? तो अगर हम तीस्ता, ठीक है, तीस्ता नदी की बात करें तो ये आपको किसके एक मेजर ट्रिब्यूटरी देखने के लिए मिलेगी? तो ध्यान रखना है ये यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें दिबांकी, लोहित, धनश्री एंड साथ ही में सुबनसिरी, मानस, ये सब जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। और ये अगर हम बात करें जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो चेमयंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग या फिर सियांग के नाम से जानते हैं, और ब्रह्मपुत्र इसको जानते हैं असम में, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार सूची से हटा दिया गया था? तो 44th अमेंडमेंट जो हुआ था 1978 में, इसके द्वारा जो यहाँ पे संपत्ति का अधिकार है यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी है, इसको यहाँ पे हटा दिया था और इसको फंडामेंटल राइट से हटा के एक कानूनी अधिकार यहाँ पे बना दिया गया था, ठीक है। तो लीगल राइट यहाँ पे बन चुका था, तो आपको ध्यान रखना है किसके बारे में? संपत्ति का अधिकार, राइट। और ये इसको अभी आर्टिकल 300A में जो है मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो अगर हम बात करें सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, तो ये हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें किस चीज़ की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी शुरुआत ये काफ़ी समय पहले हुई थी, मतलब तकरीबन अगर हम बात करें 1806 में ये अस्तित्व में देखने के लिए मिलता है, जब कलकत्ता में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना की गई थी। 3 साल के बाद में इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया, और उसके बाद में बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बंगाल, इनका अनुसरण किया गया और इन तीनों को मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में इसको नाम दिया गया, मतलब तीनों बैंक को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ये नाम रखा गया। और बाद में भारत सरकार ने 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकृत किया एंड बाद में इसका नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे कर दिया था। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो चेयरमैन है वो कौन है, तो उनका नाम है CS सेट्टी। करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम याद रखना है CS सेट्टी का। फिर है प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अगर हम बात करें रत्नागिरी मठ की, ठीक है, तो ये आपको उड़ीसा स्टेट में देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि रत्नागिरी मठ ये आपको भारत के किस राज्य में देखने के लिए मिलेगा, तो आंसर क्या होगा? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंधों पर भारत सरकार के द्वारा सरकार या आयोग
नामक एक आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? ये क्वेश्चन मैं कई बार बता भी चुकी हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि सरकार या आयोग ये किस लिए बनवाया था? तो ये बना था केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों को यहाँ पे बताने के लिए और इसका गठन हुआ था 1983 में। ईयर काफ़ी इम्पोर्टेंट है 1983। और इसकी जो ये अध्यक्षता करी थी वो करी थी न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया ने और इन्हीं के नाम पे ये पूरा नाम पड़ा है सरकारिया आयोग। फिर क्वेश्चन होगा 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ये किसे नियुक्त किया गया था? तो अगर हम बात करें 1953 में जो यहाँ पे फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन था उसके चेयरमैन यहाँ पे कौन अपॉइंट हुए थे? तो ये यहाँ पे अपॉइंट हुए थे, नाम है काका कालेलकर यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। काका कालेलकर भी कई जगह लिखा है, काका कालेकर भी कई जगह लिखा रहता है, तो आपको ध्यान रखना है काका कालेकर या फिर कालेलकर। 1953 में ये पिछड़ा वर्ग आयोग यहाँ पे बना था, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको हम काका कालेलकर आयोग के नाम से भी जानते हैं। और इसमें एक और चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि जो ये पिछड़ा वर्ग आयोग है ना, ठीक है? ये एक संविधान संशोधन के द्वारा एक यहाँ पे पूरा एक निकाय भी बना था, एक संवैधानिक निकाय भी बना था। कब? 1993 के तहत में इसका गठन यहाँ पे किया गया था। और ये अमेंडमेंट कौन-सा था, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा मतलब बेसिकली अधिनियम 1993 का था, बट अगर हम बात करें कि इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला था, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। फिर क्वेश्चन होगा भारत में योजना आयोग की स्थापना ये किस वर्ष में की गई थी? तो अगर हम बात करें प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की तो उसकी स्थापना ये होती है वर्ष 1950 में यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो 15 मार्च 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी और योजना आयोग भारत सरकार का तो 1950 में इसकी स्थापना होती है और आप लोगों को ध्यान रखना है कि योजना आयोग भारत सरकार का एक संस्थान था जिसने अन्य कार्यों के बीच में भारत की पंचवर्षीय योजनाएं यहाँ पे बनाई थी। 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भारत की वर्तमान जरूरतों और आकांक्षाओं को बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए नवगठित नीति आयोग के साथ में इसे प्रतिस्थापित यहाँ पे किया था। और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और पहली पंचवर्षीय योजना इसकी शुरुआत होती है 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में लक्षित वार्षिक औसत वृद्धि दर ये क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा 9% यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका टाइम पीरियड ये है 2007 से लेकर 12 के बीच में और उस समय पे जो जीडीपी वृद्धि दर थी वो कितनी थी? वो रखी गई थी 9%। फिर क्वेश्चन होगा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया ये किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो इसकी शुरुआत होती है वर्ष 1991 में जब यहाँ पे एलपीजी रिफॉर्म्स किए जाते हैं उसी वर्ष में। तो ए उसमें सही होगा यानी कि 1991। ठीक है, 1991। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया का अर्थ है सार्वजनिक उद्यम में सरकार की हिस्सेदारी का कमजोर होना और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की इक्विटी का हिस्सा जनता को बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण विनिवेश के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। ठीक है, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1991 में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किसे भारत के नियोजन वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? तो अगर हम बात करें नियोजन वास्तुकार के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? तो यहाँ पे आंसर जाएगा कौन सा? दैट इज पीसी महानुबॉलिस, जिसको हम कहते हैं पूरा नाम प्रशांत चंद्र महानुबॉलिस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ये काफी फेमस एक भारतीय वैज्ञानिक रह चुके हैं और एक सांख्यिकी विद भी थे और इन्हें जो है महान इनको पूरा नाम क्या है? प्रशांत चंद्र महानुपोलिस, इनको पीसी महानुपोलिस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। फिर क्वेश्चन होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ये कहाँ पर है? तो अगर हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तो ये आपको मुंबई में देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है और इसको हम नौहा सेवा बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान में निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? तो जब 8 5 ईयर प्लान यहाँ पे चल रहा था तो उस समय पे जो भारत के यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम क्या था? तो ये टाइम पीरियड है 1992 से 1997 के बीच में और उस समय पे जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पीवी नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना ये किस वर्ष में की गई थी? कई बार पीवाईक्यू पूछा हुआ है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो इसकी स्थापना ये होती है 1993 में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो इसका मुख्यालय है कहाँ पर मिलेगा आपको? ये मिलेगा नई दिल्ली, भारत में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, किस योजना के तहत में पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी क्षेत्र को प्राथमिकता यहाँ पर दी गई थी? तो ये कौन सी 5 ईयर प्लानिंग थी? तो ये थी यहाँ पे 7वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि 7th 5 ईयर प्लान। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और इसका टाइम पीरियड क्या था? 1985 से लेके 1990 के बीच में। और पहली बार था जब निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर प्राथमिकता यहाँ पर मिली थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त सत्र से संबंधित है, यानी कि जॉइंट सेशन? तो जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट ये है आर्टिकल 108, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और आर्टिकल 108 ही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। और ये जो बैठक है उसको बुलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अगर वो उपस्थित नहीं होते तो उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं। अगर वो भी नहीं होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपाध्यक्ष इसके यहाँ पे जो है अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली खान को किस मंत्रालय का प्रभार यहाँ पे दिया गया था? तो अगर हम बात करें लियाकत अली को, तो इनको यहाँ पर जो वित्त मंत्रालय है ये इनको दिया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। लियाकत अली को मिला था वित्त मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर, यानी कि जो यहाँ पे इक्वेटर है उस पर सीधी लंबवत यहाँ पे पड़ती है, तो जो दिन और रात है उनकी लंबाई कितनी होती है? तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी भी जो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत होती है तो पूरी दुनिया में दिन और रात की जो अवधि है वो लगभग यहाँ पे समान होती है। मतलब दिन और रात यहाँ पे क्या होता है? लगभग बराबर। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, 1857 के विद्रोह के दौरान में निम्नलिखित में से किसे एक जमींदार मित्र ने धोखा दिया और अंग्रेजों ने सोते हुए पकड़कर मौत के घाट यहाँ पे उतार दिया था? तो मौत के घाट जिसको उतार दिया था उसमें नाम आता है किसका? तांतिया टोपे का। और इनको धोखा किसने दिया था? तो इनको धोखा दिया था इन्हीं के ही एक यहाँ पे जमींदार मित्र थे जिनका नाम था सिंधिया के एक सामंत, दैट इज मान सिंह। तो इन्होंने इनको धोखा दिया था। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो इसमें नाम आता है दोहरी नागरिकता का, यानी कि डुअल सिटीजनशिप का। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। भारत के संविधान में देश के लोगों के लिए सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान यहाँ पे दिया गया, नॉट अ डुअल सिटीजनशिप। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा अडल्ट फ्रेंचाइजी भी है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी भी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है, ब्लेंड ऑफ द रिजिडिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ये भी है। क्या नहीं है? डुअल सिटीजनशिप यहाँ पे नहीं है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक को उसके संबंधित लेखक के साथ में गलत तरीके से जोड़ा गया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स रिस्पेक्टिव ऑथर? तो पहले है हिंद स्वराज, लिखा है किसने? महात्मा गांधी ने, तो सही है। गीतांजलि को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो ये भी सही है। ठीक है। और इसी बुक के लिए इनको 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। मैं नास्तिक क्यों हूँ? भगत सिंह, व्हाई आई एम एथिस्ट, भगत सिंह, ये भी सही है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो इसको लिखा है सुभाष चंद्र बोस ने, नहीं, इसको लिखा है किसने? यहाँ पे आंसर होगा किसका? जवाहरलाल नेहरू का। तो ये यहाँ पे गलत होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन बिहार में ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो 1912 का जो अधिवेशन था आईएनसी का, ये हुआ था कहाँ पे? बिहार के बांकीपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। बांकीपुर बिहार की राजधानी पटना शहर का एक इलाका है जहाँ पर यह अधिवेशन हुआ था। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी को आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके अलावा आईएनसी को तो मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि आईएनसी की स्थापना कब होती है? 1885 में। उस समय वाइसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। स्थापना किसने करी थी? एओ ह्यूम ने करी थी। अध्यक्षता किसने करी थी फर्स्ट सेशन की? तो ये करती है डब्ल्यू सी बनर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे?
और फर्स्ट अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट वुमेन कौन थी, ये सब फैक्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आपने यहाँ पे रिकॉल करना है जितने भी फैक्ट्स आप आईएनसी के बारे में जानते हो। ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस चट्टान में उन पौधों, जानवरों या अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म भी हो सकते हैं जो कभी उन पर रहते थे? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स में आल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ द प्लांट, एनिमल एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन देम। तो यहाँ पे हम लोग बात करें किस चीज के बारे में, यहाँ पे हम लोग बात करें सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में, यानी कि अवसादी चट्टानों के बारे में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स में जो जानवर, पौधे या कोई भी अन्य सूक्ष्म जीव जो वहाँ पे ऑलरेडी रह चुके हैं, तो उनके फॉसिल फ्यूल्स आपको इस पूरी रॉक्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी की सतह के ऊपर या उसकी और लावा की गति में शामिल है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व इन दी मूवमेंट ऑफ द लावा ओवर दी और टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ज्वालामुखीवाद की, यानी कि वॉल्केनिज्म की। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो वॉल्केनिज्म वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो पृथ्वी की सतह के ऊपर या उसकी ओर में लावा यहाँ पे गति करता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है किसके बारे में? ऑप्शन नंबर जो डी है उसके बारे में। तो उसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो नील दर्पण ये जो नाटक है इसको लिखा है दीनबंधु मित्र ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो प्रसिद्ध लेखक दीनबंधु मित्र ने 1860 में नाटक नील दर्पण को यहाँ पे लिखा था, और दीनबंधु मित्र जो है उनका ये नाटक नील दर्पण नील किसानों की दुर्दशा के बारे में था, और बंगाल में नील विद्रोह जो 1858 में हुआ था उसके कृषि करने वाले किसानों का विद्रोह था। ठीक है? और इसी पूरे नाटक को लिखा है नील दर्पण किसने? दीनबंधु मित्र ने। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ये था आपका पूरा 50 क्वेश्चन का कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। इसके अलावा अगर हम टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस की बात करें, तो अब आपने मुझे आंसर देना कमेंट सेक्शन में। पहला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप में अधिकांश लोग कौन-सी भाषा यहाँ पे बोलते हैं? तो ये आपने मुझे बताना है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कौन-सी तिथि को मनाते हैं? वो आपको बताना है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना ये किस वर्ष में की गई थी? तो इसका आंसर भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम के चैनल के लिए आप फॉलो कर सकते हो रवि अदिति क्लासेस को। साथ ही में अगर हम बात करें बुक्स की वेबसाइट आप विजिट कर सकते हो अदिति पब्लिकेशन.com पर। पीडीएफ नोट्स के लिए आप विजिट कर सकते हो www.ravibookspedo.com पर। एंड साथ ही में मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आप विजिट कर सकते हो रवि स्टडी ऐप पर, जहां पर आपको जीके जीएस का पूरा बैच मिलने वाला है। करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, जीएस नोट्स मिलेंगे, ई बुक्स मिलेंगी, 25,000 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, फ्री पीडीएफ एंड टेस्ट मिलेंगे, करंट अफेयर के नोट्स मिलेंगे एंड यूट्यूब वीडियोस के नोट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो बाय द नेम करंट अफेयर्स बाय रवि। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।